25 मार्च 2023 को आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 10th के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी किया था उस पर आधारित सेकंड सैंपल पेपर इस वीडियो के अंदर सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर नोटबुक में तैयार कर रखा है। सबसे पहले आपके इतिहास के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इतिहास का, लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो आंसर है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। उसके बाद है भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? तो आंसर है 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का एशिया पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? आंसर है राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ, नए उद्योगों की स्थापना हुई, यातायात के साधनों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म व यहूदी धर्म के संस्थापकों के नाम बताएं। आंसर देखें, पारसी धर्म के संस्थापक ईरानी शासक जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र थे। उसके बाद सेकंड है, यहूदी धर्म का आरंभ पैगंबर हजरत अब्राहम को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रोमन सभ्यता के गणतंत्र काल की दो विशेषताएं बताएं। आंसर देखें, रोम में गणतंत्र काल 509 ईस्वी पूर्व से 133 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस काल में राज्य की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में थी। और सेकंड है, प्लेबियन व दास वर्ग को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी? आंसर देखें, नंबर 1, रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट के हाथों में केंद्रित थी। सेकंड पॉइंट है, सीनेट के सदस्यों की संख्या 300 थी और ये सभी सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे। तीसरा पॉइंट है, सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे जिन्हें कौंसिल कहते थे। ये मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सेनापति और प्रशासक थे। फोर्थ पॉइंट है, कौंसिल की मदद के लिए एक वित्त अधिकारी होता था जिसे क्वेस्टर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय देशों में आई औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवाद के प्रसार में कैसे सहायक रही? आंसर देखें, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में लघु उद्योगों का स्थान बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया। यानी कि लघु का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योगों की जगह बड़े बड़े कारखाने लग गए, जिससे बड़े स्तर पर उत्पाद होने लगा, यानी कि बड़े लेवल पर उत्पाद होने लगा तथा कच्चे माल की कमी होने लगी। यानी कि उत्पादन बढ़ गया तो जो कच्चे माल की जो मांग थी वो भी बढ़ गई, कमी होने लग गई फिर उसकी, तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से निर्मित माल को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। यानी कि माल जो है उत्पादकता ज़्यादा हो गई तो माल बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता पड़ने लगी। अतः यूरोपीय देशों के लिए सुदूर स्थानों यानी कि दूर के स्थानों में उपनिवेश प्राप्त करना अति आवश्यक हो गया। परिणाम स्वरूप इन देशों ने एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों पर अधिकार कर लिया, जिससे साम्राज्यवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला, यानी कि बढ़ावा मिला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय धन अथवा संपदा के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें, अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीय धन या संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर यानी कि लगातार इंग्लैंड जाता रहा, यानी कि इंग्लैंड भेजा जाता रहा, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं मिलता था। इसे आर्थिक दोहन या संपदा का निष्कासन भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, भारत में अंग्रेज विदेशी बनकर रहे
और उन्होंने भारत से प्राप्त किए धन का अधिकांश भाग भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में खर्च किया। यानी कि भारत में जब अंग्रेज रहे थे तो वो विदेशी बनकर ही रहे। उन्होंने भारत से जितना भी धन लिया वो सारा का सारा धन उन्होंने अपने देश इंग्लैंड भेज दिया, भारत में कोई पैसा खर्च नहीं किया। यह धन सैनिक और असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन और पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था। कंपनी के काल में कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों तथा व्यापारियों से उचित और अनुचित ढंग से अर्जित किया धन इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। एक अनुमान के अनुसार केवल 1758 से 1765 ईस्वी तक लगभग 60 लाख पाउंड की संपदा इंग्लैंड भेजी गई। व्यापार से भी भारी मुनाफा होता था, वह धन भी इंग्लैंड भेजा जाता था। इस प्रकार भारत की धन संपदा इंग्लैंड जाती रही और भारत एक निर्धन देश बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र का है, ये मैंने यहाँ पर नहीं किया है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं राजनीति विज्ञान के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो कहाँ किए थे? राजस्थान में किए थे। उसके बाद है 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी थी, तो इसका आंसर है 80.5%। अगला क्वेश्चन है बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता कब प्राप्त हुई? तो आंसर है 2006 में। ऐसी 3 भाषाओं के नाम बताइए जो भारत में बोली जाती हैं पर जो सूची में नहीं है। तो आंसर है भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में शासन के विभिन्न अंग कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में कार्यपालिका विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका कानूनों पर अंकुश रखती है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सरकार के स्तरों पर साझेदारी। सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। जैसे सरकार के स्तरों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में होता है। भारत में यह व्यवस्था 3 स्तर पर काम करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी में तीसरी प्रकार की सत्ता का विभाजन सामाजिक समूहों जैसे भाषाई तथा धार्मिक समूह आदि में किया जाता है। इनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का सत्ता में हिस्सा दिलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलीविया के जल युद्ध का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। यहाँ की सरकार पर विश्व बैंक ने दबाव डाला कि वह नगर पालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ दें। इस दबाव में आकर बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे डाले। जलापूर्ति का यानी कि जल की पूर्ति का अधिकार प्राप्त करते ही इस कंपनी ने पानी के दाम एकदम 4 गुना तक बढ़ा दिए। अनेक लोगों का मासिक पानी का बिल 1000 रुपये तक पहुंच गया, यानी कि महीने का जो बिल था वो 1000 रुपये तक आने लगा। बोलीविया में लोगों की औसत आय 5000 रुपये मासिक है। आम लोगों के लिए इस कीमत को दे पाना कठिन हो गया। इसके फलस्वरूप जनसंघर्ष भड़क उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की
स्थिति क्या है? आंसर देखें। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों की 10% के आसपास ही पहुंच पाई है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का स्थान दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछे है। उसके बाद है दबाव समूह के निर्माण का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। एक संगठन के तौर पर दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे यानी कि एक जैसे पेशे यानी कि काम करने वाले व्यक्ति, उन जिनके हित समान हो, आकांक्षाएं समान हो तथा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। जैसे कि यूनियन बन जाती है किसी जगह पे, जैसे मान लीजिए रोडवेज वालों की यूनियन है या फिर टीचर यूनियन है। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य है सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है ये कि जो दबाव समूह है इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करना, यानी कि कोई ऐसी नीति है जो उनको पसंद नहीं आए तो उसके विरुद्ध जो है ये आंदोलन करते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टी की तरह कि सत्ता पर नियंत्रण पाना। ये सिर्फ इनकी नीतियों के विरुद्ध होते हैं। उसके बाद है 19वां, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या बातें आवश्यक है। तो पहला पॉइंट है देश के नागरिकों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और उन्हें सचेत रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है देश के सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों के राष्ट्रीय चरित्र एवं मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है प्रेस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सुधारों या लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा पॉइंट है कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों पर जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 के बीच हुए संशोधनों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि डच और फ्रेंच भाषी लोग यानी कि भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी कि एक समान रहेगी उनकी संख्या। कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होगा। एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे। एक तरफा। केंद्र सरकार की कई शक्तियों को दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया गया। राज्य सरकारें अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। उसके बाद है ब्रुसेल्स में अलग सरकार स्थापित की गई जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में उनका समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। उसके बाद है दोनों सरकारों के अतिरिक्त यहाँ एक सामुदायिक सरकार की भी स्थापना की गई। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले
समुदाय के लोग जहाँ भी रहते हैं इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों पर फैसले लेने का अधिकार है। उसके बाद भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भूगोल में, रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर है ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है? तो आंसर इसका टक्सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति भूमि से क्या अभिप्राय है? तो आंसर है इसका, वह भूमि जिसमें लगातार फसल नहीं बोई जाती बल्कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है उसे प्रति भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। वह वन क्षेत्र जिसमें पशु चराना व लकड़ी काटना प्रतिबंधित हो यानी कि मनाही हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखें। आंसर है, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के कोई मुख्य उद्देश्य लिखें। तो पहला है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना का उद्देश्य देश के महानगरों को जोड़ना है। दूसरा है, इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। और तीसरा उद्देश्य है, परिवहन में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए। पहला पॉइंट है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक होते हैं यानी कि टैंक बनाए जाते हैं। वे घरों की ढलान वाली छतों, ढलवा का मतलब होता है ढलान वाली छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं यानी कि इन टैंकों को वो छतों पर जो पाइप होती हैं उनसे जुड़ा हुआ होते हैं यानी कि पानी वहाँ पर इकट्ठा, घर की छतों का पानी जो है वहाँ पर टैंक में इकट्ठा होता है। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टैंक तक पहुँचता है जहाँ इसे एकत्रित किया जाता है यानी कि इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चाय की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां तथा भारत में इसके उत्पादन तथा वितरण पर नोट लिखिए। आंसर देखिए, चाय रोपण कृषि की फसल है। यह एक पेय पदार्थ है। भौगोलिक परिस्थितियां, सबसे पहले है तापमान। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसके लिए 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। उसके बाद है वर्षा। इसके लिए वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्षा तेज बौछारों में होनी चाहिए। उसके बाद है मिट्टी। इसके लिए ह्यूमस और जीवांश युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है धरातल। इसके लिए ढलवा भूमि होनी चाहिए यानी कि जो भूमि होगी वो ढलान वाली होनी चाहिए। पानी इसकी जड़ों में नहीं रुकना चाहिए यानी कि पानी इसकी जड़ों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है श्रमिक। इसके लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होती है। उसके बाद वितरण है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। उसके बाद है उत्पादन। भारत में 1960 और 61 में 3 लाख टन चाय का उत्पादन हुआ था। उसके बाद वर्ष 2021 और 22 में भारत में चाय उत्पादन 1.2 बिलियन किलोग्राम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मानचित्र वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से
किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो आंसर है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध व्यापार में बाधक का एक उदाहरण है? तो वो है आयात पर कर यानी कि टैक्स। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? तो आंसर है 15 से 20 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुएं उत्पादित नहीं करते? तो तृतीयक क्षेत्र में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो आंसर है इसका, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन स्थापित करने के लिए निर्धारण करने वाली परिस्थितियां बताएं। आंसर देखें, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उन्हीं देशों में अपना उत्पादन करती है जहां कच्चा माल आसानी से तथा सस्ता मिलता है। सरकार की नीतियां भी अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? संक्षेप में लिखिए। सबसे पहले है ऋण के औपचारिक स्रोत। पहला है, ये स्रोत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तथा सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद सेकंड है, प्राय ये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा है, प्राय ये कम ब्याज पर ऋण, दोबारा हो गया। नेक्स्ट है, इसमें ऋणधार की शर्तें आसान होती हैं। इनमें बैंक सहकारी समितियां शामिल हैं और ये समाज कल्याण की भावना रखते हैं। उसके बाद है ऋण के अनौपचारिक स्रोत। पहला है, इनमें वे छोटी व बिखरी हुई इकाइयां शामिल हैं जो सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन स्रोतों पर नियंत्रण के लिए कोई संगठन नहीं है। ये अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनकी ऋणधार की शर्तें काफ़ी कठोर होती हैं। इनमें सूदखोर व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार तथा दोस्त शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना